गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का जो टॉपिक है ये हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं आज के दिन में ये क्या है, ये है खाद्य और उर्वरक के बारे में। खाद्य और उर्वरक, खाद्य तो थोड़ा अलग हो जाएगा, खाद्य और उर्वरक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इसका हम आज विस्तृत जानकारी के साथ अध्ययन करेंगे हमारी आज की कक्षा में। हमारी आज की जो कक्षा है ये आपको बताएगी कि हमारी कृषि के अंदर किसानों के द्वारा इस टाइम पे उपयोग में लाए जाने वाले खाद कौन कौन से है, उर्वरक कौन कौन से है, और एक नया तरीका, एक नया पदार्थ जो इस टॉपिक के अंदर, इस विषय के अंदर जुड़ जाता है, वो हमारे बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के बारे में भी हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टार्ट करता हूं लेक्चर को, शुरू करते हैं। सबसे पहले सब लोग आ जाइए, अगर आ गए तो यस लिख दीजिए, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। किसका लेक्चर? आपका खाद और उर्वरक का जो इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके जेट एग्जाम का, बीएचयू एग्जाम का, आईसीआर एग्जाम का, या फिर आप एमपी, यूपी और किसी और स्टेट से हैं तो आपके यहाँ पे जो भी यूजी एंट्रेंस होने वाला है, यूजी का मतलब क्या होता है बच्चों? अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएशन, है ना। तो ये पीजी के लिए नहीं, ये स्पेशली क्लासेस जो हमारी हर रविवार सुबह 10 बजे हुआ करेगी, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12वीं कक्षा, है ना, +2 पास कर लिया और उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की। ये साथ साथ एक राजस्थान के अंदर वैकेंसी आती है कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नाम से, उसके लिए भी ये क्लासेस हमारी यूजफुल रहेंगी। चलो सब लोग जुड़ गए हमारे साथ, है ना। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। बच्चों, मैंने पहले बता दिया हमारा आज का टॉपिक खाद और उर्वरक। एक छोटा सा काम कर देना, मेरी क्लासेस के टाइम पे मैं जब क्लास लेता हूं तो मैं एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं कि मेरा बच्चा, है ना, जो मुझे अपना कीमती समय दे रहा है, मैं उसे हर एक एक शब्द क्लियर कर दूं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पढ़ाया जाता है कुछ चीजें हमारे लिए नहीं होती है, हम उन्हें उतना अच्छे से नहीं समझ पाते जितना हम बाकी चीजों को समझ लेते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम कर लेना, अगर क्लास ले रहे हैं आपके हाथ में नोटबुक और पेन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज ले लीजिए, क्योंकि जितना कुछ पढ़ाया जाएगा सारा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं जाता। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो लिखी तो नहीं गई है लेकिन आपको बोल के बता दी जाती है, उनको नोट कर लो। प्लस आपको बीच में कोई संशय आता है, कोई डाउट आपको आ जाता है, उसको भी नोटबुक पे लिख लो। जब क्लास को खत्म करूंगा तो क्लास के लास्ट में डाउट्स लूंगा, उसके बिना नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक टीचर वही है जो रट्टा लगाया हुआ नहीं पढ़ाए, बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सके, तो वो भी आपको लास्ट में बता के जाऊंगा। बस आप पेन से अपनी नोटबुक के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर, अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेना कि आपका ये संशय है, लास्ट में मैं उसे क्लियर कर दूंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। मैंने बोला आज का हमारा लेक्चर है खाद और उर्वरक। इसे आप सारे लोग जानते हैं, अगर मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करूंगा तो इसे हम क्या बोल देते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना। मैन्योर और फर्टिलाइजर की जब बात करेंगे, खाद और उर्वरक की बात करेंगे, तो खाद और उर्वरक में खाद वर्ड की बात करते हैं। खाद क्या होता है पढ़ेंगे बाद में, पहले छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि समझना जरूरी है। पढ़ने के लिए तो मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा, नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पे इस पीपीटी का पीडीएफ लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, बट इन्हीं नंबरों पे करें, मेरे नंबर पे ना करें क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं मैं देख ही नहीं पाता हूं। तो इन नंबरों पर करें, ये हमारी ही ब्रांच है, गंगानगर ब्रांच और जयपुर ब्रांच, मैं इनको ये पीडीएफ भेज चुका हूं, ये आपको दे देंगे। ओके, तो पहले खाद की बात हम कर रहे हैं। खाद क्या होता है? जब खाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे खेत के अंदर हमारे जो किसान है वो गोबर की खाद, जो गाय का गोबर होता है, हम क्या करते हैं? गाय के गोबर का ढेर लगाते हैं अपने घर के अंदर, घर के बाहर की साइड, गली पे। आप अगर गांवों से आए तो आपने देखा होगा, उसी गोबर के ढेर को हम क्या करते हैं? वहां पड़ा रहने देते हैं, और एक समय के बाद जब वो वहां पड़ा रहता है, जब सड़ जाता है, उसी को हमारी ट्रॉली के अंदर भर के, ट्राली के अंदर भर के हम क्या करते हैं? खेतों के अंदर ले जाते हैं, वहां पे डाल देते हैं। उसको डालने से क्या होगा? वो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा, उन कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन होगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे? मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। जैसे ही वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो गए तो अब क्या होने वाला है? वो मिट्टी के अंदर मिक्स होके, मिट्टी के अंदर उनका विघटन होके वो पोषक तत्वों को प्रदान करेंगे। किसको? हमारी मृदा को। तो हमारी मृदा उस गोबर की खाद से पोषक तत्व ले पा रही है, जो सबसे जरूरी है किसके लिए? हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, हमारे पौधों की वृद्धि के लिए।
तो खाद आपको थोड़ी सी बात तो समझ आई होगी कि खाद का मतलब क्या है, समझ पाए। अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको और समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जो खाद का एग्जाम्पल दिया, मैंने गोबर की खाद का एग्जाम्पल दिया, खादें तो और भी हैं, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, परिभाषा के अंदर क्या लिखा गया है। खादें जो आपकी जैविक खादों के नाम से आप जानते हो, एक आपकी जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, एक आपकी जैविक खादें है, और एक कार्बनिक खादें इन्हें बोलते हैं, और एक आपकी अकार्बनिक खादें आ जाएंगी। सभी की बात हम करेंगे। देखो खाद के लिए क्या बोला गया, खाद के लिए लिखा गया जैविक रूप में प्रयुक्त जैव पदार्थों को जैविक खाद या मैन्योर कहा जाता है। तो मैंने बोल दिया इसको जैविक खाद भी कहते हैं, इससे कार्बनिक खाद भी कहा जाता है, इससे मैन्योर भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सारे वर्ड याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पेपर के अंदर पता नहीं कहां पे क्या वर्ड लिखा जाए, तो अपने आप को कमजोर नहीं बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, जितना ज्यादा जान सको। अगला बोला गया खाद वनस्पति जगत में, मतलब जो हमारे पेड़ पौधों की बात करें, है ना, वनस्पति जगत में पोषण और विकास के काम आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। विघटन का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन, सड़ जाना उसका, है ना। तो सड़ने के बाद ये जो खादें हैं ये क्या करती है, पोषक तत्व प्रदान करती हैं, किसको, हमारी मृदा को। हमारी मृदा पोषक तत्व किसे देती है, हमारे पौधों को। अब हमारे पौधों को अगर पोषक तत्व मिलने लगे तो आप समझ सकते हो उनकी वृद्धि अच्छे से होगी, उनका उत्पादन बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। चलो ये तो थी खाद की बात। अब मैंने आपको बताया कि खाद के अलग अलग प्रकार होते हैं। गोबर की खाद तो सब लोग समझ गए कि गाय के गोबर था, उसका ढेर हमने लगा लिया, और उस ढेर के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसी गाय के गोबर के ढेर को सड़ाने के बाद हमारे खेत के अंदर हमने यूज किया। जब बात करते हैं खादों के प्रकार की, तो बच्चों जो खादों के प्रकार है, 4 प्रकार की खाद हमारी होती है। कौन कौन सी 4 प्रकार की खाद होती है, एक हमारी होती है गोबर की खाद, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जिसे एनिमल मैन्योर या फिर कैटल मैन्योर भी कह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जब बात करते हैं, सेकंड बोला कंपोस्ट खाद। ये कंपोस्ट खाद कौन सी होती है बच्चों, जब कंपोस्ट खाद की बात करता हूं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी जैव पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ को यूज करते हैं। हमारे घर के अंदर जो कूड़ा होता है, कूड़ा प्लास्टिक वाला नहीं कह रहा हूं, हमारे घर के अंदर जो जैव कूड़ा है, जैव कूड़े का मतलब क्या होता है, जिसका विघटन हो सकता है, जैसे हमारे फ्रूट के छिलके, फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, तो वो जो हमारी किचन का वेस्ट है, मतलब रसोई घर का जो कचरा होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, विघटित करवाते हैं, डिकम्पोज करवाते हैं, उसको सड़ाते हैं। उसके सड़ने के बाद जो खाद बनेगी बच्चों, वो कौन सी बन जाएगी, कंपोस्ट खाद। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एनिमल मैन्योर को, एनिमल के वेस्ट को, पशुओं के मल मूत्र को भी यूज कर सकते हैं, कि पशुओं का मल मूत्र जो है, प्लस आपके जो सब्जियों का कूड़ा है, जो फलों का कूड़ा, उसको भी यूज करके सड़ा लो, डिकम्पोज कर लो, विघटन कर लो, वो क्या बन गया, कंपोस्ट खाद। तीसरा लिखा गया हरी खाद, या फिर जिसे प्लांट मैन्योर और ग्रीन मैन्योर के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है, हरी खाद की बात करते हैं बच्चों, बहुत बहुत इजी है ये तो। हरी खाद का मतलब होता है, हम क्या करते हैं, हमारे खेत के अंदर एक फसल को लगाते हैं। वो फसल कौन सी हो सकती है, वो सनहम हो सकती है, मतलब सनई हो सकती है, वो ढैंचा हो सकता है। आपने ढैंचा का नाम शायद नहीं सुना होगा, बट अब याद रख लें, हरी खाद के लिए 2 मुख्य फसलों को खेत के अंदर उगाया जाता है। कौन कौन सी 2 मुख्य फसलें हैं, एक तो आपकी मुख्य फसल कौन सी होती है, जिसे हम सनई या फिर सनहम के नाम से जानते हैं, एक हमारी होती है ढैंचा, आपने नाम सुना होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सनई और ढैंचा को हमारे खेत के अंदर उगाते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती है, उनके ऊपर फूल आ जाते हैं, है ना, उस टाइम पे क्या करते हैं, उसी फसल को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो मिट्टी के अंदर जब आपने मिला दिया उसे, अब क्या होगा, उसका फिर से विघटन होगा, और विघटन होने से क्या होगा, वो आपकी मृदा को कार्बनिक पदार्थ देके जाएगी, मतलब ऑर्गेनिक मैटर देके जाएगी, प्लस साथ साथ नाइट्रोजन का अच्छा खासा एक मात्रा हमारी सोइल को प्रदान करेगी, है ना। तो इससे आपको ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ भी मिला, प्लस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये जो सारे पोषक तत्व होते हैं, ये भी हमारी हरी खाद की फसलें प्रदान करती हैं। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है, वो खाद से थोड़ी अलग हो जाती है, बोला गया रासायनिक खाद, जिसे उर्वरक के नाम से हम जानते हैं, जिसे कारखानों के अंदर बनाया जाता है, जिसके अंदर रसायनों का यूज किया जाता है, वो हमारी क्या हो जाती है, उसे हम फर्टिलाइजर या फिर रासायनिक खाद के नाम से जानते हैं। तो 4 टाइप मैंने आपको बता दिए, आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट डाउट अगर आ गया हो तो लिख के रख लेना।
लास्ट तक सारे क्लियर कर दूंगा, अगर नहीं हुए तो फिर लास्ट में पूछ लेना। बोला गया 4 प्रकार की आपकी खाद होती है, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और फिर आपके फर्टिलाइजर या फिर रासायनिक खाद या उर्वरक जिसे हम कह देते हैं। तो एक बार देखते हैं हमारे बोला खलिहानों वाले खाद, है ना, खलिहान वाले खाद मतलब गोबर की खाद क्या होती है। जरा आप यहां पे देखो, आपको गोबर का ढेर दिख रहा है ना, गोबर का ढेर बच्चों। ये जो गोबर का ढेर है, गोबर का ढेर क्या करता है, जो गोबर का ढेर है वो वहां पे पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो तो गाय का क्या है, गाय का गोबर है। अब ये यहां पड़ा हुआ सड़ता रहेगा, जब सड़ जाएगा तो इसी गोबर के ढेर को उठा के हम हमारे खेतों के अंदर डाल देंगे, तो वो जो खाद है जो गाय के गोबर से बनी और खेतों में डाल दी गई, वो कौन सी खाद है, इसे खलिहान वाले खाद या फिर गोबर खाद के नाम से जाना जाता है। बोला गया यह भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे अधिक पोषण वाला खाद है। अगर उर्वरकों की बात करता हूं, फर्टिलाइजर की बात करता हूं, तो इसको भी याद कर लेना, उर्वरकों के अंदर यूरिया जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। नोटबुक है तो नोट कर लीजिए, उर्वरकों के अंदर यूरिया सबसे ज्यादा यूज किया जाता है भारत के अंदर। और जब बात करते हैं किसकी, खादों की, उर्वरकों की नहीं, उर्वरक तो कौन से आपके केमिकल वाले, रसायनों वाले। खादों की जब बात करते हैं तो खादों में सबसे ज्यादा कौन सी खाद यूज होती है, गोबर की खाद। तो दोनों पॉइंट नोट कर लिए ना। फर्टिलाइजर में आपकी कौन सी खाद यूज होती है, फर्टिलाइजर के अंदर यूज होता है यूरिया। रासायनिक खादों में यूज होता है हमारा कौन सा, यूरिया। और जब जैव खाद, जैविक खाद, कार्बनिक खादों की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है आपका, गोबर की खाद, जिसे कैटल मैन्योर या एनिमल मैन्योर के नाम से आप लोग जानते हैं। तो यहां बोला गया यह भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे अधिक पोषण वाला खाद है। यह गोबर, गौशाला के अवशेष तथा पशु चारों के अवशेषों से बना होता है। बना किससे जी, ये बना है आपके पशुओं के मल और मूत्र से। मल का मतलब गोबर हो गया, मूत्र का मतलब उनका यूरिन हो गया, पेशाब हो गया। तो पेशाब और गोबर का मिक्सचर ही होता है जिसका ढेर हम घरों के बाहर लगाते हैं, फिर उसे खेतों खलिहानों के अंदर यूज करते हैं, वो हो गया आपकी गोबर की खाद। तो पहला हमने प्रकार पढ़ा कौन सा, गोबर की खाद। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा, दूसरा लगा गोबर की खाद के फायदे। क्या दूसरा पढ़ेंगे, कंपोस्ट खाद हम, लेकिन अभी गोबर की खाद के फायदों की बात करते हैं, है ना। मैं एक बार आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, क्या आप मुझे बता सकते हैं गोबर की खाद को यूज करने के कौन कौन से फायदे होते हैं। क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन देना चाहता हूं मेरी किसको, मृदा को, तो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है। कौन सा अच्छा ऑप्शन है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है यूरिया का। मैं यूरिया खाद जो है उसे खेतों के अंदर डाल सकता हूं, 46% नाइट्रोजन वो मेरे खेतों के अंदर दे के जाएगी। लेकिन मैं उसको ना उपयोग में लाके किसको उपयोग में ला रहा हूं, मैं अपनी जो यूरिया है उसको उपयोग में ना लाके गोबर की खाद को उपयोग में लेके आ रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, कुछ ना कुछ तो उससे क्या होगा, फायदा होगा, तभी हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो क्या फायदा होता है गोबर की खाद को यूज करने से, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप लिखिए। आपके आंसर्स के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि गोबर की खाद यूज करने के बाद हमें कौन कौन से फायदे होते हैं, कि गोबर की खाद के उपयोग से हमारे खेत के अंदर कौन कौन से फायदे होते हैं जो आपको यूरिया से तो नहीं मिल पाएंगे लेकिन गोबर से मिल पाएंगे। चलो, राहुल सिंह जी ने आंसर किया है कि एनपीके ऑल प्रोडक्ट। बिल्कुल राहुल जी ठीक कह रहे हैं कि आपका जो यूरिया है, मैंने पहले बोला यूरिया तो क्या देके जाएगा, यूरिया तो 46% नाइट्रोजन बस, और कुछ नहीं दे रहा, 46% नाइट्रोजन देगा। लेकिन गोबर की खाद तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, है ना, और साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म तत्व है वो भी देके जाएगा। तो ऑफ कोर्स बेनिफिशियल है। चलो, काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, है ना। सोनल जी लिखते हैं कि मृदा की उर्वरता अधिक समय तक बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक आंसर है, ये भी फायदा होता है। यूरिया की बात करें, जो यूरिया यूज करते हो ना हमारे फील्ड के अंदर, इसका जो असर रहता है हमारे खेतों में वो कितने समय तक रहता है, 2 से 3 महीने तक बस। लेकिन जब गोबर की खाद की बात करूं तो 2 से 3 महीने तक ना रह के 12 से 18 माह, या फिर आप महीने कह दीजिए, 12 से 18 माह तक क्या रहता है, इसका असर रहता है हमारे फील्ड के अंदर, है ना। तो जब बात करते हैं किसकी, गोबर की खाद की, देखते हैं गोबर की खाद के कौन कौन से फायदे होते हैं। गोबर की खाद के फायदों की बात करूं तो आपने सारे फायदे पहले से ही लिख दिए हैं, शाबाश बच्चों, अच्छी बात है ना। टीचर के पढ़ाने से पहले बच्चों को ही सारे आंसर आते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूं, फिर भी कुछ रह गया हो तो देखो गोबर की खाद की बात करते हैं, यह मिट्टी की जुताई तथा रंध्रता को बढ़ाता है।
रंध्रता समझते हो? जो पोर स्पेस होता है हमारी सॉइल के अंदर, आपकी अगर सॉइल मृदा की बात करो तो आप लोग जानते हो हमारी जो मृदा है उसके अंदर 45% खनिज पदार्थ होते हैं, 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, 25% पानी होता है और 25% हवा होती है। नोट कर लेना भाई अपनी नोटबुक के अंदर, 45% खनिज पदार्थ जिसे मिनरल्स हम कह देते हैं, 5% कार्बनिक पदार्थ होता है, 25% पानी होता है, 25% क्या होती है? एयर, मतलब हवा। तो ये हवा कहां पे है? ये इन्हीं रंध्रों के अंदर है। हवा का होना भी जरूरी है, बहुत ज्यादा तो जरूरी नहीं है। जैसे राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया में क्या होता है, यही रंध्र जो है इनका जो साइज है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, तो पानी वहां पे रुक नहीं पाता। जैसे ही रेगिस्तान के अंदर पानी डाला जाता है वो पानी एकदम से नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे जो रंध्रों का साइज है, जो डायामीटर है, जो व्यास है वो बड़ा बड़ा है, तो पानी रुक ना करके क्या हो गया? नीचे चला गया। तो यहां बोला गया कि गोबर की जो खाद है वो रंध्रों को बढ़ाएगी, बट कौन से रंध्र? जो आपके सूक्ष्म रंध्र हैं, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले, जिसमें पानी रुकेगा आके। और पानी अगर हमारी मृदा में रुक पाया तो बहुत अच्छी बात है। तो बोला गया यह मिट्टी की जुताई तथा रंध्रता को बढ़ाता है, एक फायदा। दूसरा फायदा क्या बोला गया? दूसरा फायदा बोला गया यह मिट्टी की नमी बनाए रखना की क्षमता को बढ़ाता है। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि सूक्ष्म रंध्र, माइक्रोपोर्स अगर हमारी सोइल के अंदर बढ़ रहे हैं तो माइक्रोपोर्स अगर बढ़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? माइक्रोपोर्स बढ़ने के साथ साथ हमारी सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा जल धारण क्षमता जो है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो वही यहां पे लिखा गया, यह मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा फायदा क्या है? यह मिट्टी के सूक्ष्म जीवों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु है हमारी मृदा के अंदर, यह मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को क्रियाशील करता है, जिससे फसलों के लिए पोषक तत्वों का निर्माण होता है ना। जो सूक्ष्म जीव है, हम अगर यूरिया डालते तो सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, उनकी जनसंख्या कम हो जाती है। लेकिन इससे क्या होगा? सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वो क्या करेंगे कि सूक्ष्म जीव की बात करो तो वो क्या करते हैं? हमारी मृदा के अंदर उसके प्राकृतिक सिस्टम को बनाए रखते हैं। और वो प्राकृतिक सिस्टम जब बना रहेगा तो उससे क्या होगा? हमारी जो फसलें हैं उनको पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, और पोषक तत्व ज्यादा मिले तो पौधों की वृद्धि ज्यादा होगी, और पौधों की वृद्धि ज्यादा हुई तो उनका उत्पादन भी, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, बढ़ जाएगा, है ना। ओके, लास्ट पॉइंट पे आता हूं। लास्ट फायदे में लिखा गया इस खाद की एक विशेषता यह भी है कि यह कार्बनिक पदार्थ की आपूर्ति करता है, जो बाद में ह्यूमस में बदल जाता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो सारे फायदे हो रहे हैं ना, ह्यूमस से हो रहे हैं। ह्यूमस जानते हो क्या होता है? ह्यूमस का मतलब वो काले रंग का होता है, काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। ये ह्यूमस जब मिट्टी के अंदर जाता है तो हमारी मिट्टी के रंग को गहरा कर देता है, मिट्टी का कलर डार्क कर देता है ये, है ना। तो गहरे रंग की मृदा होने लगती है अगर उसके अंदर क्या हो? अगर उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा हो। ये ह्यूमस कहां से मिल रहा है? ये ह्यूमस हमें मिल रहा है गोबर की खाद से। तो हमने पहला टाइप पढ़ लिया खाद के अंदर, गोबर की खाद क्या होती है और उसके फायदे क्या होते हैं। क्या सब लोग समझ पाए हैं? ओके, होपफुली आप समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो नोटबुक पे लिखिए, सबसे लास्ट में आपके डाउट्स लिए जाएंगे। आगे बढ़ता हूं। गोबर की खाद के बाद जो दूसरा हमारा टाइप आ गया बच्चों, ये कौन सा आया? दूसरा हमारा टाइप आया कंपोस्ट खाद। अब मैं साइड में इसलिए हो गया, आप एक फोटो देख लो, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे सब्जियों के वेस्ट आसपास आपको नजर आ रहे हैं, है ना। ये जो सब्जियों के वेस्ट आपको नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे गोबर उतना नहीं दिख रहा, गोबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां का जो मेन पार्ट होता है बच्चों, वो क्या होगा? जो मेन पार्ट है वो सब्जियों का या फलों का हमारा जो वेस्ट है वो होगा। तो पहले पड़ा गोबर की खाद, अभी कौन सी है? कंपोस्ट खाद। एक छोटा सा काम कर देना यार, मैं हिंदी की कक्षा जो है साधारणतः YouTube चैनल के माध्यम से नहीं लेता हूं। हमारी ब्रांच है गंगानगर और जयपुर, वहां हम जब कक्षाएं लगते हैं तो हिंदी के अंदर ही करवाई जाती है। बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी एक छोटी सी आदत है, मैं हूं अनपढ़ बंदा, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, मेरे को पढ़ाना आता ही नहीं है। मैं ट्राई करता हूं बच्चों को समझा दो, क्योंकि पढ़ते हुए तो बच्चों को 12 साल हो गए, 11वीं 12वीं कक्षा के अंदर पढ़ गए, लेकिन समझ तो फिर ना आया। तो मैं कोशिश करता हूं बच्चों को समझाया जाए, ना कि पढ़ाया जाए, है ना। तो अपने ना बस समझेंगे बातों को, समझने के लिए आप एक काम करना, ये मत समझना कि मैं क्लास ले रहा हूं।
ये समझना कि बस एक बंदा सामने आ गया इससे बातें करनी है, तो अपने बातें करें सीधी सीधी यार। अपने पहले बोले थे खाद है, फिर अपने बोला गोबर की खाद है, आपने सभी ने देखा हुआ है। तो एक ना छोटा सा काम कर दो, इसको क्लास की तरह मत लो, इसे ना स्टोरी की तरह समझो कि कहानी सुना रहे हैं सर, पहले एक खाद हुआ करती थी, अच्छा फिर गोबर की खाद आई, अच्छा अब कंपोस्ट आ गई है, अब तो यहाँ सब्जियों के और फलों के छिलके आ जाएंगे सर। बस इसे ना वीडियो बनाते जाओ माइंड के अंदर, क्योंकि आपने मूवीज देखी होंगी, फिल्में आप देखते हो, फिल्में बड़ी जल्दी याद होती हैं। ये कक्षा में एक जो आपका शिक्षक पढ़ाता है वो हमें समय आने पे भूल के हो जाता है, क्योंकि हम उसे ना ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म के अंदर सेव करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में मत करो, इसे कलर फॉर्म में मूवी की तरह सेव करो, आपको डेफिनेटली सब कुछ याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो कंपोस्ट खाद की मैं बात कर रहा हूं। जब कंपोस्ट खाद की बात करते हैं, हमारा जो कंपोस्ट खाद है ये क्या होता है और क्या करता है, देखो मैंने आपको बताया, ये फलों और सब्जियों का जो वेस्ट है ना, जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं, जो उनका कूड़ा है, जो करकट है, जो कचरा है, उससे बना हुआ कहा गया। खेतों में कार्बनिक तत्वों को बढ़ाने का एक और उपाय है, कौन सा, कि खलिहानों के कूड़े तथा जंतुओं के मल मूत्र से बना कंपोस्ट खाद मिट्टी में मिलाया जाए, है ना। तो यहां पे मैंने आपको बताया, इसे भी ध्यान रखना, घर के अंदर जो हमारा रसोई का कचरा है, रसोई का मतलब क्या होता है, फल और सब्जियों का, उसको भी यूज करते हैं और बाकी पदार्थों को भी यूज किया जाता है। कंपोस्ट खाद भूसों, खरपतवार, पत्तियों, फसलों के अवशेष, घास, घर के कचरे, देखो आगे ना बात, लकड़ी की राखों, मल मूत्र तथा गौशाला की मिट्टियों से बनाया जा सकता है। देखो कितना कुछ यूज कर लिया इसमें। बात यह है कि आपको बस कार्बनिक पदार्थ यूज करना है, इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करना है। इसने बोला भूसा, भूसा मतलब फिर से वही बात आ गई, खरपतवार आ गए, पत्तियां आ गई, फसलों के अवशेष आ गए, घास आ गई, घर का कचरा है, तो एक जैसा ही ना सारा यार, है ना। बात तो वही है, आप पौधों को यूज कर लो या पौधों के ऊपर लगे फलों के छिलकों को यूज कर लो, है तो पौधे का ही भाग ना। तो उसको मिला के जो हम डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, जिसका अपघटन करवाते हैं, वो कौन सी खाद है, कंपोस्ट खाद है। इस कंपोस्ट खाद में अच्छी मात्रा में कार्बनिक तत्व होते हैं। अगर मैं दोनों की तुलना करना चाहूं, दोनों का कंपैरिजन करना चाहूं, किसका, गोबर की खाद का और कंपोस्ट का, तो गोबर की खाद में न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, कंपोस्ट की खाद में कम होते हैं, है ना। गोबर की खाद में ज्यादा है, इसमें कम है ना। तो आप बोलोगे सर इसे क्यों यूज करें, इससे उपयोग में लाने का फायदा यह कि जब आपके पास घर के अंदर वेस्ट है, रसोई का वेस्ट है, उसे सड़कों पे क्यों फेंकना यार, सड़कें भी गंदी करोगे और फायदा भी नहीं है। उससे अच्छा है उसे अपघटन करवा लो, डिकम्पोज करवा लो, खेतों के अंदर, खलिहानों के अंदर यूज करो, आपको फायदा देके जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो ये हमारा हो गया दूसरा, कौन सा, कंपोस्ट खाद। हमने खाद के अंदर दो टाइप पढ़ लिए हैं, एक पढ़ा गोबर की खाद, तीसरा पढ़ा कंपोस्ट खाद, दूसरा पढ़ा कंपोस्ट खाद, तीसरा हम पढ़ते हैं कौन सा, तीसरा पढ़ेंगे हरी खाद, है ना। बट हरी खाद की जब बात करते हैं, हरी खाद में जब आएंगे तो हरी खाद आपकी जो है, हरी खाद वाले केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो हरी खाद है, पहले इमेज को देख लो, पीछे फोटो को देख लीजिए सारे लोग। जो आप फोटो सामने देख पा रहे हैं बच्चों, ये फोटो आपको क्या बता रहा है, ये फोटो आपको पौधे दिखा रहा है आपके खेत के अंदर, आपके खलिहानों के अंदर, आपके फील्ड के अंदर, आपकी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। तो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि इस फसल को बड़ा किया गया, बाद में इसी खेत में खड़ी फसल में ही हल चला के क्या किया जाएगा, इसी फसल को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाएगा। ये जनरली आपने नहीं देखा होगा, है ना, जनरली नहीं यूज किया जाता, लेकिन आजकल फार्मर इसे भी अच्छा खासा, जो किसान है, इसे अच्छा खासा उपयोग में लाते हैं। क्यों उपयोग में लाते हैं, क्योंकि फसल जब बड़ी हो रही होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, दलहनी फसलों का, लेग्यूमिनेसी कुल जो है हमारा, है ना, दलहनी फसलों वाला जो कुल है, उसको, उसकी फसलों को यूज करते हैं। आपको पता होगा लेग्यूमिनेसी कुल वाली जो फसलें हैं वो क्या करती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसका मतलब क्या होता है, जैव नत्रजन स्थिरीकरण। मतलब वो जो हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को लेके हमारी मिट्टी में लेके आते हैं। क्योंकि हमारे जो पौधे हैं वो तो पर्यावरण से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो ये जो दलहनी फसलें हैं, जो दलहनी कुल वाली फसलें हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल वाली फसलें हैं, इनकी जड़ों के अंदर गांठें होती हैं, इनकी जड़ों के अंदर नोड्यूल्स होते हैं। तो इनकी जड़ों के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं, जो गांठें होती हैं, वो क्या करती हैं बच्चों, वो गांठों के अंदर राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, आपके वातावरण की नाइट्रोजन को लेके मिट्टी के अंदर फिक्स करता जाता है ना। तो क्या हो गया,
मिट्टी के अंदर फिक्स करता जाएगा और फिर उससे हमारे पौधे यूज कर लेंगे। मैं हंस पता क्यों रहा हूं? मैं जब पढ़ाता हूं मेरे पास पढ़ाने के 3 तरीके हैं। मैं बाइलिंगुअल मेथड में पढ़ाता हूं, मतलब यहाँ इंग्लिश लिखी होती है, सामने हिंदी में समझाता हूं। दूसरा तरीका, यहाँ भी इंग्लिश होती है और बोलता भी इंग्लिश हूं। तीसरा तरीका, यहाँ हिंदी है और बोल भी इंग्लिश हूं। बट एक भाई साहब ने यहाँ पे लिखा हुआ है, किन्होंने लिखा है ऐसा कुछ है ना, ये सूरज गुर्जर साहब है, ये कहते हैं मारवाड़ी में पढ़ाओ। सूरज गुर्जर जी, मैं पता कहाँ से हूँ? मैं भारत देश से हूँ। भारत देश के अंदर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, अगर मैं हर किसी की बात सुनने लग गया तो मैं शिक्षम कम और डीजे वाला बाबू ज्यादा बन जाऊंगा। क्योंकि वो होता है ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तो ऐसा थोड़ी गाना थोड़ी चलाना है कि चेंज करते हैं बार बार, है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी के साथ चलिए। ऐसे मत कीजिए, आप बोल रहे हो मारवाड़ी में पढ़ाओ, कोई और बोलेगा पंजाबी में पढ़ा दो, कोई बोलेगा उर्दू में पढ़ाओ, फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। समझदार भाई हैं आप तो मेरे यार। तो जो बात करते हैं किसकी, आपकी हरी खाद की, मैंने क्या बताया, जो आपकी दलहनी कुल की फसलें हैं वो क्या करती हैं, वातावरण से जैविक नत्रजन स्थिरीकरण करती हैं। वो नाइट्रोजन को लेके मिट्टी के अंदर लेके आती है। पर एक आंसर आपसे लेना चाहूंगा, एक ऐसी फसल है जो क्या करती है, एक ऐसी फसल जो जैव नत्रजन स्थिरीकरण नहीं कर पाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नहीं कर पाती है, लेकिन वो लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर ही आती है। मुझे उसका नाम बता दो, ऐसी कौन सी फसल है जो जैव नत्रजन स्थिरीकरण तो नहीं करती है लेकिन आती लेग्यूमिनेसी कुल में है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में। क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें हैं वो सारी की सारी ही क्या करती है, नत्रजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। बट ये अकेली एक ऐसी फसल है जो अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके यूजी वाले क्वेश्चन है इसमें तो बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, जैसे जेट हुआ, आईसीआर हुआ, बीएचयू हुआ, पैट हुआ, है ना, जो आपका एमपी के अंदर होता है, यूपी के अंदर होता है, इनमें बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि दलहनी कुल की, लेग्यूमिनेसी कुल की वो फसल जो नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है। सब लोग ठीक है यार, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे आ गए हैं तो क्लास में भाई, है ना, सब ठीक बता रहे हैं। इसे हम बोलते हैं फेजियोलस वल्गेरिस। अगर आप साइंटिफिक नेम बताते तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे, बट कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखिएगा। सब बच्चों ने बता दिया है, नत्रजन स्थिरीकरण जो फसल नहीं करती वो हमारी कौन सी है, इसे बोलते हैं फेजियोलस वल्गेरिस। वानस्पतिक नाम है ये उसका, हिंदी के अंदर उसे क्या बोलते हैं, राजमा बोल दिया जाता है, या फिर किडनी बीन, क्योंकि उनकी जो शेप होती है, जो उनका आकार होता है वो हमारे किडनी जैसा दिखता है ना। तो जब बात करते हैं किसकी, हरी खाद की, तो मैंने आपको बताया हरी खाद के अंदर हम क्या करते हैं, दलहनी कुल वाली फसलों को लगाते हैं। तो बोला गया हरी खाद के लिए इसमें खेत में जल्दी पकने वाली ऐसी फसलों को लगाया जाता है जो खेत की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 2 फसलें यहां पे लगाते हैं, एक तो सनही, दूसरा कौन सा, ढेंचा। सन हेम्प और ढेंचा मेजरली लगाया जाता है। बोला गया ये वनस्पति खाद मिट्टी को कार्बनिक तत्व के साथ साथ नाइट्रोजन भी देते हैं, है ना। तो ये जो खाद है भाई आपकी मिट्टी को नाइट्रोजन भी दे रहे हैं, साथ साथ फॉस्फोरस पोटेशियम भी दे रहे हैं, और प्लस कार्बनिक पदार्थ जो बाद में ह्यूमस के अंदर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिससे हमारी मिट्टी का रंग गहरा हो जाएगा और साथ साथ हमारी मिट्टी के अंदर जो रंध्रों की संख्या है वो बढ़ जाएगी और उसकी जो मृदा जल धारण क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब डबल फायदा हो रहा है। वनस्पति खाद वाली फसलें मिट्टी को अपरदन और कटाव से बचाती हैं। मृदा अपरदन का नाम जानते हो, सोइल इरोजन जिसे बोल देते हैं। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मृदा अपरदन का मतलब है कि जब हवा चलेगी, जब पानी आएगा तो वो साथ साथ मिट्टी को लेके जाएगा, मिट्टी को काटेगा वो। तो जैसे ही उसने मिट्टी को काट दिया, अब क्या होगा, मिट्टी उड़ के चली जाएगी वहां से। मिट्टी उड़ के जो वहां से जा रही है तो अब क्या होगा बच्चों, नुकसान होगा, क्योंकि मिट्टी की ऊपर की जो सबसे ऊपर की परत है वही तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके अंदर उर्वरता सबसे ज्यादा होती है। तो ये फसलें लगाने से एक फायदा ये भी हो गया कि जो आपकी मिट्टी है उसका कटाव नहीं होगा, क्योंकि इन पौधों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी के कणों को बांध लेंगी, सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड कर लेंगी। लास्ट में बोला गया हमारे देश में इन गुणों वाली कुछ फसलें इस प्रकार है, सनहप यानी कि सनई, ढैंचा आ गया, लोबिया आ गया, मसूर दाल आ गया, या फिर और भी कुछ फसलें लगाई जा सकती हैं जो किस कुल की हो, दलहनी कुल की, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हो। चलो अब मैं हमारे लेक्चर के दूसरे पार्ट पे चलूंगा। हमारी कक्षा का आज जो दूसरा पार्ट है वहां पे हम चलेंगे। हमने पहली बात करी खादों की, खाद के 3 प्रकार मैंने आपको समझा दिए, और अगर आपने मेरी बात मानी होगी तो आपने इसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ाइयां मेरे को करवानी पसंद ही नहीं है, मैं तो समझाना पसंद करता हूं। अगर आपने ध्यान से सुना तो आप समझ पाए होंगे खाद क्या होती है,
उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, गोबर की खाद क्या है, कंपोस्ट खाद क्या है और हरी खाद क्या है। क्या सब लोग समझ गए हैं? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए हो तो। नहीं समझो तो डाउट लिखो, लास्ट में जाऊंगा नहीं जब तक डाउट क्लियर नहीं करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे उर्वरकों की। अब थोड़ा सा वीडियो को दूसरे फॉर्म के अंदर लेके जाओ। अब हमारी वीडियो शिफ्ट होगी, वीडियो का मतलब जो आप माइंड के अंदर बना रहे हो। पहले हमारी वीडियो चल रही थी कार्बनिक के साथ, अब चलेगी अकार्बनिक के साथ। पहले वो जैविक के साथ थी, अब अजैविक के साथ आएगी। पहले वो ऑर्गेनिक के साथ थी, अब वो इनऑर्गेनिक के साथ जाएगी बच्चों। तो जब इनऑर्गेनिक, अजैविक, अकार्बनिक की बात कर देते हैं तो अब हमारे आ जाते हैं फर्टिलाइजर, उर्वरक हमारे यहां पे आ जाते हैं। जब उर्वरकों की बात करता हूं तो ये हमारी रासायनिक खाद्य है। रासायनिक खाद्य मतलब जिनके अंदर यूरिया हमने यूज करा है, मतलब यूरिया नहीं सॉरी, जिनके अंदर रसायन हमने यूज करे हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एमओपीएस मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश हो गया। ये सारे के सारे हमारे जो उर्वरक है ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे उर्वरक हमारी मिट्टी के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। समझ पाए, है ना? तो पोषक तत्वों को ये दे रहे हैं हमारी फसलों को, है ना? और अगर बात करता हूं सबसे मुख्य खाद कौन से वाली, रासायनिक खाद। सबसे मुख्य रासायनिक खाद कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल आपको पहले बता दिया, आपने याद भी कर लिया, आपने चैट में आंसर भी लिख दिया है। जब बात करते हैं किसकी, सबसे मुख्य खाद की, सबसे मुख्य रासायनिक खाद की, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है? डेफिनेटली सब लोग ठीक है, कितने सारे लोग आंसर लिख रहे हैं? चलो शाबाश, है ना? सभी का आंसर राइट है। आप लोग बोल रहे हैं यूरिया, तो इसे याद रखना, जो रासायनिक खाद है वो कौन सी है? यूरिया सबसे ज्यादा यूज की जाती है। और अगर बोला जाए कौन सी ऐसी खाद है जिसके अंदर फास्फोरस होता है और सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, तो फास्फोरस वाली सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खाद जो है ये कौन सी है? ये यूरिया ना होके आपका डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो जाएगा, है ना? तो याद रखना यूरिया है, फिर आपका डायमोनियम फोस्फेट है, फिर एक और इंपॉर्टेंट आपका फर्टिलाइजर या फिर रासायनिक उर्वरक जिसे बोल देते हैं वो कैन है। कैन का मतलब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है इसे बच्चों हम किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला जाता है इसे? किसान खाद के नाम से जाना जाता है। किसको? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये इंग्लिश के अंदर ही होता है, इसकी हिंदी नहीं होती है। तो कैन जो है, जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, उसका हमारी मृदा के ऊपर उदासीन प्रभाव होता है, न्यूट्रल इफेक्ट होता है। मतलब वो हमारा जो मृदा का पीएच है उसको ना तो अम्लीय करती है और ना ही उसे क्षारीय करते हैं, उसे उदासीन रखती है, उसे न्यूट्रल रखती है। तो उर्वरकों की बात कर लेते हैं भाई साहब, ये क्या होते हैं? थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि जब उर्वरकों की बात करेंगे तो उर्वरकों वाले केस में क्या हो जाएगा, जो हमारे उर्वरक है बच्चों ये क्या करेंगे, ये हमारे जो उर्वरक है ये मिट्टी के अंदर जाएंगे, प्लस साथ साथ क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर जाके उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में, है ना, जो पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में प्रदान करेंगे, बट साथ साथ हमारी जो मिट्टी है उसको नुकसान भी करेंगे। कौन सा नुकसान करेंगे बच्चों? ये नुकसान कुछ ऐसे करेंगे कि ये कार्बनिक नहीं है, ये अकार्बनिक है। इनके अंदर रसायनों का उपयोग किया गया है और रसायनों से मिट्टी को क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि ये तो जहर है। अगर हम जहर खा ले तो हमें भी तो नुकसान, हम तो मर जाएंगे। तो मिट्टी भी हमारी मर रही है आज, हम जब इतने सारे रासायनिक खादों का प्रयोग वहां पे कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं हमारे उर्वरक को, रासायनिक खाद को बोला गया उर्वरक, फर्टिलाइजर, कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन है ये केमिकल है, ये रसायन है। बोला गया पानी में शीघ्र घुलने वाले ये रसायन मिट्टी या पत्तियों पर छिड़काव करके प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। दो तरीके हैं यूज करने के, उपयोग करने के, या तो मिट्टी के ऊपर छिड़काव करो, ये ऐसे करते हैं हम छिड़काव, है ना, या फिर उसे पानी के अंदर घोल के हमारी पत्तियों के ऊपर छिड़काव किया जा सकता है। जब पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो हमारी पत्तियां डायरेक्टली उसे अवशोषित कर लेती है, सीधा सीधा उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। लेकिन छिड़काव विधि पानी के अंदर घोल के उतनी फेमस, उतनी प्रचलित नहीं है। जो ज्यादा प्रचलित विधि है वो कौन सी है? हम उसका हाथ से छिड़काव करते हैं। आगे क्या बोला गया? ये लंबे समय तक मिट्टी में बने नहीं रहते। आपने मुझे पहले खुद ही बताया था कि जो आपके पहले वाले जो रासायनिक खाद नहीं, जो कार्बनिक खाद थे, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद थी, वो मिट्टी में लंबे समय तक बने रहेंगे, लेकिन ये लंबे समय तक बने, बिल्कुल ठीक। आगे बोला गया साधारणतः इन्हें रासायनिक, कृत्रिम या अकार्बनिक खाद कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्हें फर्टिलाइजर,
रासायनिक खाद, कृत्रिम खाद या फिर अकार्बनिक खाद के नाम से जाना जाता है। भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो पंजाब और आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है। अगर आपके पास हिंदी के नोट्स होंगे तो वहां पे पंजाब लिखा गया होगा, क्योंकि हिंदी वाले नोट्स अपडेट नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, चलते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें नोट्स के साथ साथ अपने ज्ञान को कुछ ऐसे बढ़ाना है कि पेपर हमारा क्वालिफाई हो पाए, पेपर के अंदर हम चयनित हो पाए। तो चयनित होने के लिए नॉलेज को अपडेट करना, उसे बदलते रहना भी जरूरी है। तो इस टाइम पे अगर बात करता हूं, पंजाब के साथ साथ आंध्र प्रदेश बहुत आगे चला गया है किसमें, रासायनिक खादों के उपयोग में। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों नाम आप याद रखें। पंजाब आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का, अकार्बनिक उर्वरकों का या कृत्रिम खादों का उपयोग किया जा रहा है। समझ गए। चलो अब बात करी किसकी, हमने बात करी उर्वरक की, आगे बात करते हैं मिट्टी की उर्वरता और उर्वरकों की, है ना, कि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन ये कि हम बोलते हैं आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट के नाम से आप जानते होंगे। आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो कितने होते हैं हमारी मृदा के लिए। मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, अगर आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें तो आप मुझे बता दो कितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। 3 होते हैं, 7 होते हैं, 16 होते हैं या 17 होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर लिखिए। मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्व जो वो कितने होते हैं, 3, 7, 16 या फिर 17। जो मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व हैं बच्चों, ये कितने होते हैं, कितने आपको रिक्वायर्ड है मिट्टी के पोषक तत्व। आंसर लिखो, फिर आगे चलेंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड यार। मुझे पता नहीं था कि हिंदी क्लास में इतना रिस्पॉन्स आया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो सुबह सुबह आया था ना क्लास में, तो पीपीटी में बना रहा था, है ना, तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्लास पढ़ाएंगे तो कितने बजे तक पढ़ाएंगे। तो मैंने बोला 45 मिनट्स तक, क्योंकि 11 बजे एक और क्लास है। बट मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में यार, है ना। 45 मिनट से ऊपर हो गया, बट अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा के। पता है क्यों? क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चों यार, सारे मेजोरिटी नहीं 99% लोग यही लिख रहे हैं 17, है ना। कुछ बच्चे गलत भी लिख रहे हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे जब गलत लिखते हैं तो शिक्षक की यही ड्यूटी, एक जिम्मेदारी होती है कि उसे सही किया जाए। तो जो बच्चे 3, 7 या 16 लिख रहे हैं, 3 और 7 तो गलत है, 16 पहले हुआ करते थे, अब एक और ऐड हो गया जिसका नाम निकल है, अब 17 हो गया है ना। चलो मैं पढ़ाता हूं, आगे चलता हूं, बट ऐसे ही प्लीज पढ़ते रहो, है ना, क्योंकि आपको पेपर अगर क्वालिफाई करना है ना, सिलेक्शन अगर लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, तो आपका निरंतर प्रयास करते रहना बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रहा था कि रविवार के रविवार आपसे मिला करेंगे, बट आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो हफ्ते में एक बार और भी आपके पास आ जाया करेंगे आपकी कक्षा को लेके। अब ये अगर बात कर लेते हैं आपके जो उर्वरक है, मिट्टी की उर्वरता और उर्वरक, तो आपको मैंने बोला 17 जो है आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। देखो पहले तो एक कैटेगरी आती है, आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो, पहले कैटेगरी आती है CHO, फिर एक कैटेगरी आती है NPK, उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है, वो आती है CAMGS, और उसके बाद कैटेगरी आती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो देखो कितने हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद NPK आ जाएगा आपका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो हमारे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आपके नॉन मिनरल यानी गैर खनिज जिन्हें बोला जाएगा, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट, गैर खनिज पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आपके जो प्राइमरी होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगला जो कक्षा का पार्ट आएगा वहां पे अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है। जिसे द्वितीयक कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, वो कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो एक बार नाम याद करो फटाफट से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज। उसके बाद आ गया आपका लोहा मतलब आयरन, मैग्नीज, जिंक, तांबा, तांबा मतलब आयरन, कॉपर आ गया है ना, सॉरी आयरन नहीं कॉपर। फिर आ गया मोलिब्डेनम, फिर बोरोन आ गया, फिर निकल आ गया, फिर क्लोरीन आ गया। तो देख लो टोटल कितने बन जाएंगे, 17 बन जाएंगे। पहले 16 हुआ करते थे, उसके बाद एक और जुड़ गया, वो कौन सा है, 17वां आपका निकल है। तो बोला गया ये 17 तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है।
तो ये जो 17 एलिमेंट्स हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। ये 17 जो पोषक तत्व हैं ये हमारी मृदा को चाहिए। अगर आप क्या करते हैं, खादों को यूज करते हैं, मतलब जो कार्बनिक खाद हैं, तो सारे के सारे तत्व हर खाद से मिल जाते हैं। लेकिन अगर रासायनिक खादों को, आपके फर्टिलाइजर्स को, मतलब जो आपके केमिकल्स हैं उनको यूज करेंगे तो आपको हर पोषक तत्व के लिए अलग अलग खाद यूज करनी पड़ेगी। जैसे आप बोलते हो नाइट्रोजन के लिए नत्रजन के लिए यूरिया, तो फास्फोरस के लिए हमें क्या डीएपी यूज करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही खाद्य हो जाती है, अलग अलग हमारी खाद्य है, इसे हम पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा लेक्चर है, खत्म नहीं कर रहा हूं अभी के लिए, आपको कुछ और बताना है। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे उर्वरकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है, क्योंकि आज अगर बात करूं, फार्मर अगर रासायनिक उर्वरकों को छोड़ना चाहे तो उसके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है, वो जैव उर्वरकों को भी यूज कर सकता है। तो आपको पढ़ाऊंगा उर्वरकों के प्रकार कौन से होते हैं और फिर आपके जो क्या है बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं। बट उससे पहले ये वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। आज हमने पढ़ा उर्वरक और खादों के बारे में। तो देखो, जब बात करते हैं आपके खादों से, इधर से स्टार्ट करते हैं, वहां चलेंगे। अगर खाद की बात करता हूं, ये प्राकृतिक पदार्थ है। हमने पढ़ा ना यार, हम फसलें उगा के मिट्टी में मिला रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं, सब्जियों के छिलके डाल रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक है। जब बात करते हैं किसकी, उर्वरक की, ये कृत्रिम और प्राकृतिक पदार्थ हो सकता है। प्राकृतिक तो ये बहुत कम होते हैं, ये कृत्रिम ही होते हैं। अब सोच रहे होंगे सर प्राकृतिक कैसे हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे यूरिया की बात करते हैं, यूरिया कृत्रिम है, लेकिन यूरिया कृत्रिम के साथ साथ प्राकृतिक भी है। हमारी प्रकृति के अंदर भी यूरिया पाया जाता है। ना माने तो आप खुद देख ले, जब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हमारे मूत्र की, मल की, पेशाब की, है ना। हम जो यूरिन जो हम सिक्रेट करते हैं, मतलब निकालते हैं, पेशाब के अंदर भी यूरिया होता है ना। तो वो जो प्रकृति के अंदर यूरिया पाया जाता है वो प्राकृतिक है, लेकिन उसे हम यूज नहीं करते हैं। हम तो दूसरा बोरे वाला यूज करते हैं, एक बैग के अंदर जो लेके आते हैं। तो ये जो उर्वरक है ये क्या होते हैं, ये आपके कृत्रिम या फिर प्राकृतिक हो सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम ये क्या होते हैं, आपके कृत्रिम ही होते हैं। अब एक और बात आ गई है, मैंने बोला यूरिया जो है हम बोरों के अंदर लेके आते हैं। मुझे बता दो, जो यूरिया का बैग होता है, जो यूरिया का बोरा होता है, उसका वेट कितना होता है? क्या वो 10 किलो का होता है, वो 20 किलो का होता है, वो 45 किलो का होता है, या फिर वो 50 किलो का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि रिसेंटली, है ना, अभी अभी विगत कुछ महीनों के अंदर या विगत वर्षों के अंदर कुछ ऐसा इसके अंदर परिवर्तन लाया गया है। पहले जो आपका यूरिया का कट्टा, बैग, जो बोरा हुआ करता था, उसका जो क्या था, उसका जो वजन था वो कुछ और हुआ करता था। अब उसे घटा के कुछ और कर दिया गया है। तो मुझे आप बोरे का वजन बता दे कि इस टाइम पे जो यूरिया का कट्टा, जो बोरा आता है, जो बैग आता है, उसका वजन कितना होता है। चलो, जब बात करते हैं राइट आंसर की, सब लोग, एक दो लोग 50 बोल रहे हैं, बट बाकी सब लोग ठीक बोल रहे हैं। जो राइट आंसर है वो क्या, इट इज 45 kg, 45 किलो का यूरिया कट्टा आता है। चलो आगे चलते हैं। बोला खाद जो है वो प्राकृतिक होती है, उर्वरक प्राकृतिक कृत्रिम हो सकते हैं। खाद्य जो होती है ये मृत और सड़ने वाले पौधों और जानवरों द्वारा प्राप्त की जाते हैं, जबकि उर्वरक जो है वो रासायनिक है। ये ऐसे रसायन है जो मिट्टी में इसकी उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जोड़े जाते हैं। तो मतलब इसमें सड़े गले पदार्थ यूज करते हैं, इसमें तो केमिकल रसायन यूज करते हैं। फिर जो खादें हैं वो खेतों में तैयार होती हैं, जबकि उर्वरक आपके कारखानों में तैयार होते हैं। जो खाद है वो मिट्टी को ह्यूमस देता है, लेकिन उर्वरक तो किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं देता। जब बात करते हैं खाद, तो खाद के अंदर पोषक तत्व कम होते हैं, लंबे समय तक मिलते हैं लेकिन होते कम है, जबकि आपके जो उर्वरक है उनके अंदर तो पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। जहां पे गोबर की खाद के अंदर 2 से 3% तक नाइट्रोजन होता है, वहीं पे यूरिया के अंदर तो 46% तक नाइट्रोजन मिल जाता है। नेक्स्ट यहां पे बोला गया पौधों द्वारा धीरे धीरे अवशोषित। इनका जो अवशोषण होता है ना खाद का, ये धीरे धीरे विघटित होती जाएगी और पौधे अवशोषित करते जाएंगे। लेकिन जब बात करते हैं किसकी, आपके उर्वरकों की, पौधे इन्हें बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। खादें आपकी सस्ती होती है, जबकि उर्वरक आपके महंगे होते हैं। और फिर मृदा के सूक्ष्म जीवाणु जो है उनके लिए खादें लाभदायक है, जबकि आपके उर्वरक जो है ये क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। किसके लिए, हमारे सूक्ष्म जीवों के लिए, सूक्ष्म बैक्टीरिया के लिए। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर।
मैं शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, बट मेरे पढ़ाते वक्त आपको कुछ कमियां लगी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। अगली बार जब आऊंगा तो कंफर्म उन वीकनेस पे, उन कमियों पे वर्क करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊं, क्योंकि जब मैं सामने आता हूं यूट्यूब पे तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चे को जो भी पढ़ा रहा हूं मैं वो एकदम उसे क्लियर होना चाहिए। फिर ये काम नहीं करता मैं कि वो व्हाइट सा बोर्ड ले लो, 2 पेन से लिख दो, ना 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 ना, जब पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट के अंदर, है ना, अलग अलग भागों के अंदर विभाजित कर दिया। ये आज का हमारा पहला भाग था। अब दूसरे और तीसरे भाग के अंदर जब आएंगे तो अगली बातें करते रहेंगे, बट ये गारंटी देता हूं कि जब 2 से 3 भागों में समझा दूंगा तो सारी की सारी जानकारी आपको देके जाऊंगा और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मूवी की तरह माइंड में फीड करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि अपने को पढ़ाना आता ही नहीं है, अपने तो समझाने के लिए आते हैं जब भी आते हैं। तो दुआ करता हूं, होप करता हूं कि आज आप लोग समझ पाए होंगे। अगली बार फिर से मिलता हूं आपको सेम टाइम पे, है ना, रविवार को तो कंफर्म आऊंगा। बाकी आप कमेंट के नीचे लिखते रहना, अगर आप लोग ज्यादा भी हुए तो डेफिनेटली छोड़ेंगे नहीं फिर, क्योंकि मैं जो बात बता रहा था, मैं सच बता रहा हूं, मैं जब आया था सुबह, है ना, मैं जब उठा था तो मेरे माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि 50-60 बच्चे क्लास को लेंगे। क्यों 50-60 बच्चे? क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, है ना। बट बात यह कि राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात की जाए, यूपी की बात की जाए तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे 80% से अधिक छात्र होते ही हिंदी माध्यम। इवन मैं मेरी बात करता हूं, मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र हूं। मैंने जब अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा पास करी तो मैंने हिंदी माध्यम की किताबों को पढ़ के आगे आया हूं, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, बट बात यह कि आप बहुत सारे बच्चे आज जुड़ गए थे, 400 से ऊपर बच्चे थे, तो डेफिनेटली दोबारा मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। और बाकी हमारी ब्रांचेस हैं गंगानगर और जयपुर, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज मैं तो पढ़ाने वाला बंदा हूं भाई, मुझे ऑर्डर मिलते हैं ऊपर से, जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे मैं कर देता हूं। तो मुझे मेरी दोनों ब्रांचेस है, ये जो ऊपर का नंबर है गंगानगर ब्रांच का है और नीचे का जो है जयपुर ब्रांच का है। तो यहाँ से मुझे ऑर्डर मिले थे कि आपको पढ़ाना है बच्चों को, टॉपिक बताया गया था, बस पढ़ाता मैं अपने तरीके से हूँ, ये मैं किसी की नहीं मानता। पढ़ाऊंगा तो अपने तरीके से और बच्चों को पूछ के पढ़ाऊंगा कि समझ नहीं आया तो और तरीके से पढ़ा लूंगा, और बच्चा समझ पाया तो फिर क्या फर्क पड़ता है ना। चलो, तो आप लोग इस पीपीटी के नोट्स लेने के लिए हमारा नंबर आपके पास होगा, बट प्लीज एक काम करना, हमारे नंबर पे कांटेक्ट मत करना, क्योंकि हम लोग ना बाकी बहुत सारे कोर्सेज लेके चलते हैं। एक दिन में 500-500 व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, सच बता रहा हूं, मैं दिन के 2 से 3 घंटे सिर्फ व्हाट्सएप पे लगाता हूं। तो आप हमें मैसेज मत करना, ये दोनों ही व्हाट्सएप नंबर है जो हमारे राजस्थान के छात्र गंगानगर, बीकानेर साइड के हैं वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लें, जो बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर साइड के हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। आपको पीपीटी तो ये दे ही दी जाएगी, प्लस इसके एक्स्ट्रा नोट्स भी दिए जाएंगे, और जब जब समय पे हम क्लासेस लेते जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी भी वहीं पे दे दी जाएगी, है ना। सो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब आप बोलेंगे तब आ जाऊंगा। ट्राई करूंगा सुबह के 10 बजे ही टाइम रखूंगा, लेकिन टाइम का कभी कभी आगे पीछे भी होता है, क्योंकि हमारी क्लासेस बैक टू बैक चलती रहती है। मैं आपकी क्लास खत्म कर रहा हूं, 11 बजे मेरी फिर से क्लास है ना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं, बट ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो आप लोग ना समझ पाओ तो कोई बात नहीं। सो दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बिकॉज आई कैन सी इन द कमेंट्स बॉक्स पीपल आर रिक्वेस्टिंग to explain in the English also, so don't worry about that. This class was particularly made for the Hindi medium students. If you guys are from English medium, don't worry, right after 5 minutes we are about to start a next class that will be for English medium only. ठीक है, ओके गाइस, तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कमेंट के अंदर लिखते रहना जो भी आपकी रिक्वेस्ट होंगी। आ जाऊंगा अगले रविवार को 10 बजे या फिर उससे पहले, अगर आप ज्यादा लोग होंगे तो। मिलता हूं, बाय बाय।